माया ने अभ्यंत को बुक पढ़ते हुए पकड़ लिया था, जिसे देखकर माया को गलतफहमी हो गई थी कि अभ्यंत उस बुक के साथ खिलवाड़ कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे बहुत सुनाती है। गुस्से में आकर अभ्यंत के मुंह से निकल गया कि वो भी जादू कर सकता है, जिसके बाद माया ने उसका टेस्ट लेना शुरू किया। अभ्यंत ने बिना वक्त गवाए उन 8 वाटर ड्रॉपलेट्स को सीधा सामने लगे खंबे की तरफ फेंक दिया, जिसे देखकर सबकी सांसें एक पल के लिए मानो थम सी गई। जहां शुरुआत में सब चाहते थे कि अभ्यंत हार जाए ताकि उन्हें उस पर उंगली उठाने और उसे बेइज्जत करने का मौका मिल जाए, वहीं अब सब कहीं न कहीं ये चाहते थे कि अभ्यंत जीत जाए, क्योंकि ऐसा होने पर उनके गांव का नाम भी रोशन हो जाता। क्योंकि अभ्यंत के जादूगर साबित होने पर उनके गांव से पिछले 200 सालों के बाद पहला जादूगर निकलता, जो कि उनके लिए बड़े सम्मान की बात थी। वहीं दूसरी तरफ अभ्यंत के फेंके वाटर ड्रॉपलेट सीधे उस खंबे पर जाकर लगे, जिसे देखकर सब खुशी के मारे उछल पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि अभ्यंत ने कर दिखाया। लेकिन किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि उस खंबे को कुछ नहीं हुआ था, जिसे देख माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माया ने तंज भरी मुस्कुराहट देते हुए अभ्यंत से कहा, तो ये है तुम्हारा जादू जो खंबे पर एक क्रैक तक नहीं ला पाया। माया की बात सुनकर सबका ध्यान टूटा तो सबने देखा कि वाकई माया बिल्कुल सच कह रही थी। वाटर ड्रॉपलेट्स निशाने पर तो लगे थे, लेकिन उनसे खंबे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये सब देखकर लोगों की जगी हुई उम्मीद एक बार फिर दम तोड़ती हुई नजर आई। वहीं माया की बात सुनकर अभ्यंत के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर माया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अभ्यंत ने मुस्कुराते हुए माया से कहा, इतनी भी जल्दी क्या है आपको? माया जी, एक बार वापस से देख तो लीजिए उस खंबे को। अभ्यंत की बात सुनकर जब माया और बाकी सब ने वापस से उस खंबे की तरफ देखा तो उन्हें पहले तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन तभी धीरे धीरे उस खंबे पर न सिर्फ क्रैक पड़ा, बल्कि एक झटके के साथ वो खंबा बड़ी सफाई से 2 टुकड़ों में बंटकर गिर गया। ये नजारा देखकर जहां भीड़ वापस से खुशी मनाने लगी थी, यहाँ तक कि रेनू और काया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं माया को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभ्यंत ऐसा कुछ कर सकता है। माया भले शौक थी, लेकिन कहीं न कहीं अभ्यंत के काम से वो भी इम्प्रेस तो हुई ही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल ने जन्म लिया, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए माया ने अभ्यंत से कहा, बहुत अच्छे, तुमने ये साबित कर दिया कि वाकई तुम्हें थोड़ा बहुत टैलेंट तो है, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि अभी एक फाइनल टेस्ट बाकी है। सब लोग माया की तरफ ही देखने लगे। वहीं अभ्यंत को पहले से ही अंदाजा था कि माया अपनी हार इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। अभ्यंत ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो फिर बताइए अब क्या करना होगा मुझे? जिस पर माया ने कहा, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि एक जादूगर की आंखें बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर और बारीक चीजें देख सकती हैं। जिसे सुनकर अभ्यंत ने कहा, आप सीधा मुद्दे पर आइए कि आप कहना क्या चाहती हैं? अभ्यंत की बात सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अभ्यंत से 13 कदम दूर जाते हुए एक पेंटिंग जिसमें एक लड़की नृत्य करती हुई नजर आ रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए माया ने कहा, इस लड़की के दिल के पास एक छोटा सा छेद है। जिसे सुनकर अभ्यंत ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा, हाँ तो? जिस पर माया ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा, तो ये कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मैजिक की मदद से एक शार्प निडल बनाओ और उसे अपनी जगह पर रहते हुए ही दिल के करीब उस छेद पर निशाना लगाओ, लेकिन ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए। तो बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? माया की बात सुनकर जहां अभ्यंत का फेस सीरियस हो गया, वहीं भीड़ को ये माया की नाइंसाफी लगी, क्योंकि जिस तस्वीर पर माया छेद की बात कर रही थी, उन्हें तो अपनी आंखों से ढंग से दिखाई भी नहीं दे रही थी। वो तो अगर माया उन्हें ये न बताती कि उस तस्वीर में किसी प्रकार का छेद है, तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता, और ऐसी तस्वीर पर वो अभी से निशाना लगाने को कह रही थी। माया की बात सुनकर एक औरत ने कहा, ये तो माया दीदी अभी के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। भला एक बच्चा इतने बारीक छेद पर कैसे निशाना लगा सकता है? जिस पर दूसरी औरत ने कहा, अरे तुमने सुना नहीं माया दीदी ने क्या कहा? एक जादूगर आम लोगों से ज्यादा बेहतर और बारीक चीजें देख सकता है, तो अगर अभी सच में जादू करना जानता है तो उसे ये टेस्ट तो पास करना ही होगा। वहीं अपनी दादी की बात सुनकर काया भी परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता था कि ये काम कितना मुश्किल है। काया ने अपनी दादी को रोकते हुए कहा, दादी अब बस भी कीजिए, ये आप क्या कर रही हैं? आपको पता है ना ये। इसके आगे काया कुछ कह पाती, तभी माया ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप रहो काया, और अभी फिलहाल इस मामले से दूर रहो। फिर अभ्यंत की तरफ देखते हुए कहा, तो बताओ अभी क्या तुम ये कर सकते हो? अपनी दादी की बात सुनकर काया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दादी करना क्या चाहती है। वहीं अभ्यंत को भी समझ आ गया था
कि ये टास्क इतना आसान नहीं होने वाला। अभ्यंत ने अपने आप से कहा, इस काम में बहुत ही ज्यादा फोकस और आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल होगा। ऊपर से मुझे इस काम को करने में बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझसे जरा सी भी भूल हुई तो ये मेरे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बात अब यहाँ अभ्यंत के सम्मान की थी, तो अब अभ्यंत पीछे कैसे हट सकता था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। जिसे सुनकर माया के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभ्यंत की बात सुनकर एक बार फिर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अभ्यंत की बात सुनकर एक औरत ने कहा, ये अभी जिसे मैं हमेशा एक नकारा और नालायक समझती रही, लेकिन ये तो बड़ा बहादुर निकला। आज का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अब से कोई अभी को नकारा नहीं समझेगा। जिस पर दूसरी औरत ने कहा, तुम सही कह रही हो बहन, सच में अभी जैसा बच्चा तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। मुझे तो रेनू से जलन हो रही है कि उसके पास अभी जैसा बेटा है। अपने पीछे खड़ी औरतों की बात सुनकर जहां रेनू को अभी पर गर्व हो रहा था, वहीं उसे अभी की चिंता भी हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं इन सब के चक्कर में अभी की तबीयत वापस से न बिगड़ जाए। उसे परेशान देखकर प्रीति ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, मुझे पूरा विश्वास है अभी पर। जिसे सुनकर रेनू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गई। वहीं अभ्यंत ने अपना एक हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया, जिसे देखकर सब शांत हो गए। इस वक्त वहां इतनी भीड़ मौजूद होने के बावजूद इतनी शांति थी कि लोग एक दूसरे की सांस लेने की आवाज तक आसानी से सुन सकते थे। वहीं अभ्यंत ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद उसके हाथों में एक बेहद ही शार्प नेडल आ गई, जिसे देखकर सब अपनी सांसें रोककर अभ्यंत की तरफ देखने लगे। वहीं अभ्यंत ने जब अपनी आंखें खोली तो सब अभ्यंत को देखकर एक पल के लिए डर गए, क्योंकि इस वक्त अभ्यंत की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी। साथ ही उसके आसपास से निकला उसका ऑरा उसे इस वक्त बेहद ही खतरनाक बना रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस अभी को उन्होंने नकारा नालायक समझा था, असल में वो सच में एक जादूगर निकलेगा। न जाने क्यों, लेकिन अचानक से उन सबको अभ्यंत को देखकर डर सा लगने लगा था। वहीं माया भी अभ्यंत को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसने नहीं सोचा था अभ्यंत वाकई में ऐसा कुछ करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अभ्यंत को इस तरह देखकर मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश थी। माया ने अपने आप से कहा, अगर अभ्यंत ने वो कर दिखाया जैसा मैंने सोचा है तो फिर तो गजब हो जाएगा। दूसरी तरफ अभ्यंत की नजरें अब उस तस्वीर पर बनी लड़की के दिल के पास उस छेद पर थी, जो उसे अब साफ साफ नजर आ रहा था। उसे बड़ी ही सावधानी से अपने हाथों में घूमती उस निडल से उस छेद की तरफ निशाना साधा। वहीं अभ्यंत के हर एक मूव को वहां खड़ी भीड़ बड़े ही गौर से देख रही थी। उनके लिए ये सब काफी नया था। वहीं माया ने भी अभ्यंत की हर हरकत पर बराबर नजर बनाए रखी थी। अभ्यंत ने एक गहरी सांस लेते हुए उस निडल को बड़ी तेजी से उस छेद की तरफ फेंक दिया, जिसे देखकर सबकी सांस अटक कर रह गई। सबकी नजरें इस वक्त अभ्यंत और उस पेंटिंग पर थी। हर गुजरते वक्त के साथ सबके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वहीं अपनी ज्यादा आंतरिक शक्ति इस्तेमाल करने के कारण अब अभ्यंत को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी, जिससे महसूस कर उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। जिसे देखकर रेनू ने जल्दी से अभ्यंत को पकड़ते हुए पूछा, अभी तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? जिस पर अभ्यंत ने तेज तेज सांसें लेते हुए कहा, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। अभ्यंत के ये कहने के बाद माहौल में एक बार फिर शांति छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस टेस्ट का परिणाम क्या निकला। कुछ देर की शांति के बाद उस शांति को तालियों के आवाज से भंग किया, जो किसी और ने नहीं बल्कि माया ने बजाई थी। माया ने ताली बजाते हुए खुशी से कहा, मुबारक हो, तुमने कर दिखाया, तुम टेस्ट में पास हो गए। जिसे सुनकर सबके बीच एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो लोग जो कुछ देर पहले अपने अपनी परेशानियों को लेकर दुखी थे, अचानक से अपने गमों को भूलकर एक साथ खुशी मना रहे थे, मानो अभ्यंत की नहीं बल्कि उनकी खुद की जीत हुई हो। आखिर खुश भी क्यों ना हो, इतने सालों बाद जाकर उनके गांव से एक जादूगर निकलने वाला था। रेनू के आंखों में भी इस वक्त खुशी के आंसू थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को गांव वाले इतना भला बुरा कहते थे, जिसके लिए सारे गांव वाले उससे अभी की शिकायत करते थे, आज उसी अभी के लिए वही लोग खुशी मना रहे थे। प्रीति भी अपने भाई के लिए काफी खुश थी। वहीं काया तो खुशी के मारे उछलने लगी थी। वहीं माया के चेहरे पर भी इस वक्त मुस्कुराहट थी। माया खुशी से अभ्यंत के पास आने लगी, जिसे देखकर सब वापस से चुप हो गए,
क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वापस से माया अभी से कुछ करने को कहेगी। लेकिन उनके पैरों तले से जमीन तब निकल गई जब उन्होंने माया की कही बात सुनी, जो अभ्यंत से कह रही थी, बहुत अच्छे अभी, क्या तुम मेरे अप्रेंटिस बनोगे? तो क्या होगा आगे? आखिर क्या जवाब देगा अभ्यंत माया के सवाल का? कहीं ये सब माया की कोई चाल तो नहीं अभ्यंत को फंसाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभ्यंत अपना पहला टेस्ट बड़ी आसानी से क्लियर कर लेता है, जिसे देखकर सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं माया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने अभ्यंत से दूसरा टेस्ट लिया, जिसमें अभ्यंत बड़ी मुश्किल से पास हो गया, जिसे देखकर माया ने उसे अपना अप्रेंटिस बनने के लिए पूछा। माया ने अभ्यंत के पास जाकर पूछा, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्या तुम मेरे अप्रेंटिस बनोगे? जिसे सुनकर रेनू, प्रीति, काया, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद भीड़ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन्होंने क्या सुना। कहाँ कुछ देर पहले माया अभ्यंत का मजाक उड़ा रही थी और अब उसे अपना अप्रेंटिस बनाना चाहती है। असल में माया ने अपनी पहले ही टेस्ट के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि वो अभ्यंत को अपना अप्रेंटिस बनाएगी, क्योंकि उसे अभ्यंत वाकई काफी काबिल और होनहार लड़का लगा था। दूसरा टेस्ट तो सिर्फ उसकी काबिलियत के स्तर को जांचने के लिए था। माया की बात सुनकर जहां कुछ लोग इस बात से खफा थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें माया का ये फैसला काफी सही लग रहा था। उन्हीं में से एक औरत ने कहा, ये माया दीदी को क्या हो गया है? अभी कुछ देर पहले तो कैसे अभी पर एक बुक के लिए चढ़े जा रही थी, और अब जब वो जीत गए तो उससे अपना अप्रेंटिस बनाना चाहती हैं। अभी को तो तुरंत मना कर देना चाहिए। उस औरत की बात सुनकर उसके साथ खड़ी औरत ने कहा, अरे पागल, क्या तुझे नहीं मालूम, पिछले 40 सालों में माया दीदी ने कभी कोई अप्रेंटिस नहीं रखा, क्योंकि उन्हें कोई इसके काबिल ही नहीं लग रहा था। आज अगर उन्होंने अभी को इसके लिए पूछा है तो अभी की काबिलियत देखकर ही पूछा होगा ना। मुझे तो लगता है अभी को तुरंत हाँ कर देनी चाहिए। उससे माया दीदी से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, और क्या पता उन्हीं की मदद से वो एक दिन व्हर्लविंड मैजिक एकेडमी में दाखिला भी पा ले। अगर ऐसा हो गया तो सोचो हमारे गांव का कितना नाम हो जाएगा। सब अपने अपने अनुमान लगाने में लगे हुए थे, बिना इस तरफ ध्यान दिए कि माया की बात सुनकर अभ्यंत के चेहरे पर कुछ पल के लिए तो कोई भाव ही नहीं आए, जिन्हें देखकर माया को समझ नहीं आया कि आखिर वो सोच क्या रहा है। कुछ देर की चुप्पी के बाद अभ्यंत ने मुस्कुराकर तंज भरे लहजे में कहा, मुझे माफ कीजिएगा माया जी, लेकिन मुझ जैसा नकारा नालायक जिसे उसकी माँ ने संस्कार नहीं सिखाए, वो आपका अप्रेंटिस कैसे बन सकता है? इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपके ऑफर को नहीं मान सकता। अभ्यंत की बातों के पीछे छिपे ताने को माया अच्छे से समझ रही थी। अब उसे अपनी कही बातों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर उसने अभ्यंत से कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो। ये बोल वो रेनू की तरफ मुड़ गई, जिसे देखकर सब शांत हो गए और माया के अगले एक्शन का इंतजार करने लगे। वहीं माया ने रेनू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रेनू जी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। मुझे तुमसे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। तुमने वाकई अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। माया को अपने सामने हाथ जोड़ता देख रेनू ने जल्दी से माया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे माया दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, यहाँ तक मेरे सारे बच्चे तो आपके सामने ही जन्मे हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लगाइए। अभी ने तो ऐसे ही बोल दिया, आप उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। मैं आपको जुबान देती हूँ, आप जब भी अभ्यंत को बुलाएंगी वो पहुँच जाएगा, है ना? अभी रेनू ने आंखें दिखाते हुए अभ्यंत से पूछा, जिसे देखकर अभ्यंत बेचारा अब क्या ही बोल सकता था। तो उसने मन मार कर कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। फिर माया की तरफ देखते हुए पूछा, बताइए कब आना है? अभ्यंत को मानता देखकर माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी अच्छी टीचर बन पाऊं। और रही बात काम पर आने की, तो तुम सर्दियां खत्म होने के बाद पड़ने वाले मकर संक्रांति के त्योहार के बाद आ सकते हो और जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकते हो। ये सुनकर अभ्यंत ने अपने आप से कहा, वैसे एक तरह से देखा जाए तो सौदा बुरा नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ मुझे यहाँ के जादू के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, बल्कि अगर मैं हीलिंग मैजिक सीख गया तो खुद ही प्रीति का इलाज भी कर पाऊंगा, जिससे हमें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और अब से मेरे पास एक सॉलिड बैकिंग भी हो जाएगी, जिससे कोई भी मुझसे या मेरे परिवार से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब सोच अभ्यंत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर माया ने अभ्यंत से कहा,
तुम काफी थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। फिर काया की तरफ देखते हुए कहा, काया बच्चे, इसे रेस्ट रूम में ले जाओ। जिसे सुनकर काया, जो कब से बस अभ्यंत को ही देखे जा रही थी, अपनी दादी की बात सुनकर होश में आई और कहा, जी जी दादी। फिर अभ्यंत की तरफ मुड़कर कहा, चलो। जिसे सुनकर अभ्यंत के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और वो काया के पीछे पीछे चल दिया। कमरे में पहुंचकर अभ्यंत ने काया का हाथ पीछे से पकड़ते हुए कहा, वैसे काया, तुमने देखा ना आज मैंने क्या कमाल किया। अब तो मैंने तुम्हारी दादी माँ को भी पटा लिया है, तो मैं तो कहता हूँ अब तुम भी हाँ कर ही दो। अभ्यंत के छूने से काया के दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई थी। ये उसके लिए कुछ नया एहसास था जिसे वो महसूस कर रही थी। अब उसे भी ये एहसास होने लगा था कि शायद उसके मन में भी अभ्यंत के प्रति कुछ फीलिंग्स आने लगी है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को शांत कर काया ने एक गहरी सांस ली और अभ्यंत के पेट पर एक मुक्का जमाते हुए कहा, बंद करो अपनी ये बकवास, मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली, समझे। और ये कायू कौन है? मेरा नाम काया है, समझे। जिस पर अभ्यंत ने दर्द से कराहने का नाटक करते हुए कहा, अरे बेरहम लड़की, अपनी होने वाली बीवी को कोई उसके पूरे नाम से थोड़ी बुलाता है, इसलिए मैंने भी तुम्हारा नाम प्यार से कायू रख दिया। जिसे सुनकर काया के मन में अजीब सी गुदगुदी हुई। वहीं अभ्यंत ने वापस से काया को पीछे से हक करते हुए बड़े ही सिडक्टिव अंदाज में कहा, वैसे अगर तुम्हें ये नाम पसंद नहीं तो फिर मैं तुम्हें जान, बेबी, सोना भी बुला सकता हूँ। अभ्यंत की ऐसी बातें सुनकर तो काया का शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था। वहीं अभ्यंत को तो काया को परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने आगे कहा, वैसे सच सच बताऊं, मेरे अप्रेंटिसशिप के लिए हाँ करने से क्या तुम खुश हो ना? अब काया अभ्यंत को क्या बताती कि इस बात से कितनी ज्यादा खुश है कि अब वो अभी को रोज देख पाएगी। लेकिन तभी काया को कुछ याद आया, जिसे याद कर काया के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए और उसने अपने आप को अभ्यंत से छुड़ाते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हाँ या ना से, तुम्हें दादी ने अप्रेंटिसशिप के लिए रखा है, मेरा हाथ देने के लिए नहीं, इसलिए बेहतर होगा तो मुझसे दूर ही रहो। ये बोल वो बिना मुड़े वहां से चली गई। जिसे देखकर अभ्यंत को तो कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से काया को क्या हो गया, लेकिन फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे के बारे में सोचने लगा। वहीं कुछ दूर जाकर काया रुक गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। दीवार से लगते हुए काया ने अपने आप से कहा, मुझे माफ कर देना अभी, हम चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते, शायद हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं है। ये बोलकर वो वहां से रोते हुए चली गई। वहीं भले ही अभ्यंत ने माया का अप्रेंटिसशिप बनने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन इस चीज से उन्हें फिलहाल कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। उन्हें भी बाकियों की तरह ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। अपनी बारी आने के बाद रेनू प्रीति को लेकर माया के पास गई, जिसे देखकर माया ने पूछा, हाँ तो बताओ क्या रेनू, क्या परेशानी है? जिस पर रेनू ने उदास लगते हुए कहा, माया दीदी, आपको तो सब मालूम ही है, प्रीति को हर महीने न जाने क्या हो जाता है, अचानक से उसका शरीर बुरी तरह से अकड़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। रेनू ने माया को और भी कई सारी बातें बताई। अब तक वहाँ अभ्यंत भी आ चुका था। वहीं माया ने रेनू की पूरी बात सुनकर कहा, ठीक है मैं देखती हूँ। ये बोलकर माया प्रीति के पास गई, जो इस वक्त स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसकी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ था। उसके चेहरे का रंग अभी भी पीला ही पड़ा हुआ था, जिसे देखकर माया अपनी आंखें बंद कर अपने दाएं हाथ को गोल घुमाकर कुछ कहा, जिसके बाद से उसके हाथों से एक नीली रंग की रोशनी निकलकर सीधा प्रीति के शरीर में जाने लगी। ये नजारा देखकर अभ्यंत की आंखें हैरानी से फैल गई। ऐसा नहीं था कि उसने माया को ये पहले करते हुए नहीं देखा था, लेकिन ना जाने क्यों हर बार जब भी अभ्यंत ये नजारा देखता है, उसका दिल एक्साइटमेंट से भर उठता है। वहीं माया के एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ठीक नहीं थे, जिसे देखकर अभ्यंत और रेनू दोनों के चेहरों पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। काफी देर तक चले इलाज के बाद प्रीति के चेहरे पर उसकी रंगत लौट आई थी। अब उसे अपने दर्द में काफी आराम भी मिल गया था, लेकिन माया की चिंता अभी भी वही थी, जिसे अभ्यंत और रेनू दोनों ने ही नोटिस कर लिया था। रेनू ने परेशान लगते हुए पूछा, माया दीदी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? जिसे सुनकर माया को समझ नहीं आया कि वो रेनू को क्या जवाब दे। वहीं अभ्यंत के दिल की धड़कन भी माया की चुप्पी से बढ़ रही थी। माया अपने परेशान चेहरे के साथ आकर अपने चेयर पर बैठ गई। वहीं अभ्यंत और रेनू अभी भी माया को लगातार देखे जा रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद माया ने फाइनली अपना मुंह खोलते हुए कहा, देखो रेनू,
मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे प्लीज शांति से और ध्यान से सुनना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। तो बताओ, पहले क्या सुनना चाहोगी? तो क्या होगा आखिर ऐसी क्या बात है जो माया रेनू से करने में इतनी हिचकिचा रही है? क्या प्रीति किसी खतरे में है? आखिर क्या राज है काया के मना करने के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का